आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान कोश एजुकेशन पर स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इसके पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक वीडियो डाले आप लोगों की विशेष मांग पर। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा शेयर किया, काफ़ी पसंद किया, इसलिए हमारा उत्साहवर्धन बढ़ रहा है। और निसंदेह अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि यह वीडियो लगभग एक तरह से यूँ कहा जाए ऑल इन वन, यह हर एक हिंदी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए है। चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, एलटी ग्रेड का हो, बीएड हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या हिंदी से रिलेटेड और भी उससे निम्न स्तर के जितने भी परीक्षाएं हैं, उनमें हर एक परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका पूरा का पूरा कलेक्शन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। यहाँ आपको जो प्रश्न मिलेगा वह किसी न किसी एग्जाम में वह अवश्य पूछा गया है। इसलिए जो भी प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का, यहाँ तक कि यूजीसी लेवल तक का यहाँ प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग बात करते हैं, वीडियो पर आते हैं। इसके पहले आप लोग 52 प्रश्नों का उत्तर जान चुके हैं, 52 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 53 से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गद्य रचनाकार ने अपना लेखन कार्य गद्य तक ही सीमित रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद मुख्यतः गद्य लेखक ही हैं, यह काव्य नहीं लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह अक्सर पूछता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको जरूर याद रखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी संवत 1050। ठीक है ना। और इसके पहले के वीडियो में जिक्र किया जा चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किस प्रकार से किया है, तो उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। इसके पहले वीडियो में आप इसको जान चुके हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदि काल के किस प्रकरण में है? यह देखिए, यह यूजीसी नेट का प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का प्रश्न है ये। तो यह आपको ये बताना है कि यह जो वाक्य है वह हिंदी साहित्य के इतिहास के किस प्रकरण से। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी प्रकरण नंबर 4, प्रकरण नंबर 4 में यह जो वाक्यांश है इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1000 से 1350 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका? तो इसका उत्तर होगा बी। कौन सा उत्तर होगा? श्याम सुंदर दास। ठीक है ना, श्याम सुंदर दास का जो संपादित ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी शब्द सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ रिवीजन हो जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड एसोसिएट प्रोफेसर में पूछा गया है, एनबीएस में पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका और भी विस्तृत अध्ययन हम लोग
जान लेते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन इतिहास ग्रंथों की रचना किया है, उसका समय क्या है। तो यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में ये किए थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इनकी यह एक दूसरी रचना है जो 1952 में किए थे। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। और ये तीनों रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अक्सर पूछा जाता है, आप इसको ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, और ये 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत, ये दो भाग में है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इत्सवार द ला लित्रितर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है कि फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने इसकी रचना की है। ठीक है ना, और इसका व्याख्या भी हम ऊपर कर चुके हैं, इसलिए व्याख्या करा करके आपका दोबारा समय हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। तो दोस्तों, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि कहीं कहीं ये आता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी ने किया है, लेकिन अब यह कन्फर्म हो गया है कि नॉर्दर्न हिंदुस्तान यानी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है, जो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास यानी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं बी, इसका उत्तर सही होगा। इसका बी उत्तर क्या होगा कि पादरी एडविन ग्रीव्स। ठीक है ना, इसका सही उत्तर ये होगा। और यह 1917 में लिखा गया था। ठीक है ना, इसको ये भी ध्यान रखेंगे, 1917 में ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। मैंने यह पंक्ति किसका है, तो इसका सही उत्तर है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत सारे इतिहासकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, लेकिन सबसे व्यवस्थित और सबसे वैज्ञानिक जो रचना मानी जाती है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। अगला प्रश्न, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है, तो इसका उत्तर होगा डी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह ध्यान रखेंगे कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम जो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, यानी परिवर्तन काल का समय सीमा क्या निर्धारित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी संवत 1890 विक्रमी से संवत 1924 विक्रमी तक यह परिवर्तन काल का समय सीमा निर्धारित किया है। और इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको ईस्वी निकालना होगा तो इसमें से आप 57 साल घटा देंगे तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ इसका व्याख्या दिया है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया है। तो आप यहाँ देखिए, प्रारंभिक काल को दो भाग में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। तो पहला पूर्व प्रारंभिक काल है 700 से 1343 विक्रमी। उत्तरारंभिक काल जो है वह 1344 से 1444 विक्रमी है। फिर माध्यमिक काल जो है
यह पूर्व मध्यकाल और प्रौढ़ मध्यकाल मतलब प्रौढ़ माध्यमिक काल के नाम से जाना जाता है। जो पहला है यानी कि पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1560 विक्रमी, और प्रौढ़ माध्यमिक काल है 1561 से 1680 विक्रमी। इस तरह से बहुत लंबा काल विभाजन किए हैं, इसलिए इनका काल विभाजन अक्सर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि श्याम सुंदर दास जी हैं हिंदी कोविदमाला के लेखक। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा किशोरीदास बाजपेयी। किशोरीदास बाजपेयी जो है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरदास बाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है और हेमचंद की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि कभी कभी एग्जाम में अभ्यर्थी भटक जाते हैं, क्योंकि शब्दानुशासन और हिंदी शब्दानुशासन ये दोनों जो है ध्यान रखेंगे। शब्दानुशासन अगर पूछता है केवल शब्दानुशासन तो ये हेमचंद की रचना है, लेकिन अगर हिंदी शब्दानुशासन अगर पूछता है तो किशोरीदास बाजपेयी की रचना है। यहाँ अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, यहाँ ध्यान देना है। यूपी टीजीटी 2009 में ये पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर, यानी यह जो है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, और ये हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से 1998 में ये हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखे हैं और ये माना जाता है। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि फ्रैंक ई के। फ्रैंक ई के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान काल यानी उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? मैंने दूसरा उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1893 से 1918 तक, यानी यह जो कि द्वितीय उत्थान का समय माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगला प्रश्न, ये वाक्यांश देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी पीजीटी 2013 में पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर होगा बी, गारसा द तासी। यानी गारसा द तासी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इसके पहले प्रश्न में आप देखें दूसरे उत्थान का समय, यहाँ आपको जानना है प्रथम उत्थान का समय। तो प्रथम उत्थान का समय इसका सही विकल्प होगा सी, यानी कि 1868 से 1893 ईस्वी तक ये हिंदी का प्रथम उत्थान माने हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आइए, ये फिर एक प्रश्न एक बार फिर दोहराया जा रहा है, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है और इसलिए पुरानी हिंदी नामक जो ग्रंथ है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ठीक है, आगे कुछ और थोड़ा सा इतिहास ग्रंथकारों को अध्ययन कर लिया जाए, पुनरावृत्ति हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, देखिए जिसमें दर्शन शब्द हो, ध्यान रखेंगे क्योंकि इतिहास ग्रंथ बहुत ज़्यादा लिखा गया है, तो जिसमें दर्शन शब्द हो वह नलिनी बिलोचन शर्मा का हो जाएगा। जिसमें केवल इतिहास हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। जिसमें भूमिका हो, हिंदी साहित्य की भूमिका हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, याद करने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, यह जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। ठीक है ना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास
किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखे हैं। और भी लोग जो इतिहास लिखे हैं, जो नवीन लेखक हैं, जो इस नव युग के लेखक हैं, उसको थोड़ा जान लीजिए। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इस नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये स्त्री विमर्श के तरह से यह प्रसिद्ध हैं, स्त्री विमर्श की लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये इतिहास ग्रंथ लिखी हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का जो ग्रंथ है हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ऊपर पढ़ चुके हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर आप जान चुके हैं, डॉक्टर सुमन राजे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? मन आधुनिक काल को किस नाम से वह उल्लेख किया है? तो आधुनिक काल को उल्लेख किए हैं गद्य काल के नाम से। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। यह अक्सर पूछा जाता है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। हालांकि इसके पहले एक वीडियो में इसका जिक्र हो चुका है, लेकिन यहाँ अगर आप दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रम के अनुसार जो लिखा गया है वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, इत्सवार दलाल लित्युत्तर इंदुए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक वही गारसा दत्तासी जो फ्रेंच विद्वान है। आप इसको ध्यान रखेंगे, गारसा दत्तासी की ये रचना है और ये फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रेंच विद्वान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है? वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब आ जाएगा तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतिहास ग्रंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ कोटेशन आपको याद करना पड़ेगा कि बीच में क्या क्या नया शब्द है, उसको ध्यान रख करके आपको उसके लेखक का नाम याद करना पड़ेगा। तो जहाँ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम अगर आता है, वैज्ञानिक शब्द अगर आता है, तो गणपत चंद्र गुप्त का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, यानी हिंदी के प्रथम कवि अधिकांश साहित्यकारों ने किसको माना है? इसका सही उत्तर होगा सी। आप सब जानते हैं, सरहपाद या सरहपा, सरहपा भी इनको कहते हैं, सरहपाद भी कहते हैं। यह जो है कि हिंदी साहित्य के हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान हैं वह उनका एक बहुत ही सुंदर संकलन करके और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने उल्लेख किया है। कौन? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने जो है हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। इनका जो दोहा कोश नाम का ग्रंथ है। इसके अलावा और भी जान लीजिए, और भी विद्वान जो है हिंदी साहित्य के प्रथम कवि अन्य लोगों को माने हैं, जैसे शिव सिंह सेंगर जो है पुष्पदंत अथवा पुंड को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माने, हिंदी के प्रथम कवि माने हैं। गणपति चंद्र गुप्त जो है शालिभद्र सूरि को माने हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि एक ही प्रश्न से कई प्रश्न यहाँ निकल सकता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। फिर अगर प्रश्न पूछता है पुष्पदंत अथवा पुंड को हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। अगर ये पूछता है कि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। और अगर ये पूछे कि चंद्रवरदाई को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ध्यान रखेंगे, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। हिंदी साहित्य
के संदर्भ में गारसा द तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है, माने ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी इतिहासकार के रूप में। गारसा द तासी जो मूलतः इतिहासकार हैं, यह इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? माने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो इसका सही उत्तर वही हो जाएगा, गारसा द तासी। यह जो है कि हिंदी साहित्य लिखने का शुरुआत इन्होंने किया है। ठीक है, और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यूपी टीजीटी 2002, यूपी टीजीटी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट 2008, केवीएस पीजीटी 2014, एनबीएस पीजीटी 2014। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ये अक्सर परीक्षा में आता है, आप इसको ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ मान हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन? अब यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य का विमर्श, विमर्श आ गया, तो जब विमर्श शब्द जब आ गया तो आप इसका सही उत्तर क्या करेंगे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है हिंदी साहित्य का विमर्श नामक ये ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी ग्रंथ, इतिहास ग्रंथकारों का नाम अगर जान लें तो बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि ने लिखा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। देखिए, विवेचनात्मक इतिहास आ जाएगा तो सूर्यकांत शास्त्री को हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इसके पहले पढ़ चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, और यह अपने लेखन में जो इनका जो पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है, यह 5000 कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है इस ग्रंथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ सूची का मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकीर्तन, मिश्र बंधु, और जो सूची सेकंड है, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल और आदिकाल। मतलब ये नामकरण कौन इतिहासकार किसको क्या नामकरण दिए हैं, तो इसका समय आपका न बर्बाद करते हुए सीधे मैं आपके इसके उत्तर पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लिया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। यह कौन सी कालावधि निर्धारित की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1925 से 1950 विक्रमी तक, यानी आधुनिक गद्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान काल जो उन्होंने किया है ये 1925 से 1950 विक्रमी है। और आप इसको चाहे तो आप निकाल लेंगे अगर ईस्वी में, इसमें से 57 साल घटा दीजिए तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये किसका ग्रंथ है? ध्यान दीजिएगा, दर्शन। अब जिसमें दर्शन हो तो वह क्या हो जाएगा? बी, नलिनी बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा जो है साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ लिखे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय था, माने रीतिकाल का समय क्या था? तो आप इसको जान लीजिए कि 1700 से 1900 विक्रमी तक, ये सीधा सीधा आप उसको याद कर लेंगे। अगर आपको सन निकालना होगा तो आप इसमें 57 घटा लेंगे तो इसका सही उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, यानी 1700 से 1900 विक्रमी तक के समय को रीतकाल का समय माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो टीजीटी 2009 में पूछा भी गया है ये। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? ये बार बार प्रश्न ये दोहराया जा रहा है, याद भी आपको हो जाएगा, याद हो गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है।
आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? यह भी प्रश्न बार बार आ रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जिसे देखिए ऊपर का जो प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? यूपी टीजीटी 2011 और 2009 दोनों में ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने माना है? तो मिस्र बंधुओं ने माना है। और यह भले ही क्वेश्चन बहुत लो लेवल का दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ जो भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है वह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है, वही प्रश्न आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसलिए अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लाइक शेयर अवश्य करें, और अगर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन अगर प्राप्त करना है तो बेल का आइकन को भी दबा दीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आदिकाल को बीज बपन काल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप देखिए कि जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया 2017 में, यूपी पीजीटी 2005-2003 में पूछा गया और यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया। ये बार बार पूछा जाता है कि बीज बपन काल नाम किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, इसको आप अवश्य याद करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल नाम दिया है आदिकाल को। और अन्य को दोहरा लिया जाए, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि आदिकाल का नामकरण किन किन विद्वानों ने क्या क्या दिया है। तो एक बार फिर से दोहरा लिया जाए कि चारण काल नाम दिया है कौन? ये ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल नाम दिया है मिस्र बंधु विनोद ने। वीरगाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। और अपभ्रंश काल नाम दिया है धीरेन्द्र वर्मा ने। तो आप यहाँ देखिए एक ही जगह से आपको इतने सारे प्रश्न मिल जा रहे हैं कि कौन कौन विद्वान जो है किस तरह का नामकरण किए हैं आदिकाल को। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम कौन दिया है? बार बार इसका आ रहा है यह प्रश्न और आपको याद हो जाना चाहिए। यह है मिस्र बंधु ने अलंकृत काल नाम दिया है। ठीक है ना। और इसके पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मिस्र बंधुओं में 3 लोग हैं, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र हैं। इसको अवश्य आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी आप एक चीज़ याद रखेंगे कि रीतिकाल को और किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है, इसको याद रखेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। तो ये पूछा जाए कि रीतिकाल नाम किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। और रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है, तो मिस्र बंधु ने दिया है। तो आप देखिए एक ही साथ आपका कई प्रश्न तैयार होता चला जा रहा है और यह यूपी टीजीटी 2013 में पूछा भी गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? आपको ये बताना है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में हिंदी का साहित्य का प्रथम इतिहास लिखे हैं शिव सिंह सरोज के नाम से, और यह लिखे हैं 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न, अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार से और भी कुछ जानना चाहें तो ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि गारसा दत्तासी ने ईश्वर दलाल लित्रेतर हिंदू हिंदुस्तानी नाम से लिखा है, जिसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लित्रेतर वाला यानी ईश्वर दलाल लित्रेतर हिंदू हिंदुस्तानी का प्रथम भाग
कब प्रकाशित हुआ? तो 1839 ईस्वी। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भाग में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा और भी थोड़ा सा जान लीजिए। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बार बार यह नाम आ रहा है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि यह इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी और इसको लिखा है ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के इतिहास बार बार नाम आ रहा है, 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और सबसे जरूरी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य में प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया है। फिर यह प्रश्न यहाँ विवादित हो रहा है, क्योंकि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक लिखे हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके और भी बताइए, क्योंकि कई जगह से हम लोग इसका जब कलेक्शन लेंगे तो यह जो विवादित प्रश्न है यह सॉलिड हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 95 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये जो एक तरफ रचना एक तरफ रचनाकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत के संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और इधर सूची सेकंड में ये लेखकों का नाम दिया है। तो इस पर समय न बर्बाद करते हुए हम सीधे आपको इसके उत्तर पर लेकर के चलते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका ये लिखा गया है 1940 ईस्वी में। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है 1938 में, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। ठीक। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 1996 ईस्वी में लिखा गया है, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखे हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, जो 1941 ईस्वी में इसको लिखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतिहास ग्रंथ और उसके लेखक कौन कौन है, इसको जानना जरूरी है। और यहाँ देखिए, KVS PGT हिंदी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसमें आपको सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विनोद मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, रामकुमार वर्मा है। तो आप इसको बताना है कि इसका सही क्रम इतिहास लेखकों का क्या है। तो सीधे हम इसके उत्तर पर आते हैं। और ये UGC नेट पेपर 1 जून 2006 में यह पूछा गया है। इसका देखिए सही उत्तर क्या है कि सबसे पहले जो है मिश्र बंधु हैं, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल हैं, उसके बाद रामकुमार वर्मा, उसका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इसका सही विकल्प है डी। जो डी जो है मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? पुरानी हिंदी नामकरण तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। इसके पहले प्रश्न आ चुका है, यह आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। 98 अगला जो 98वां जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ जो दिया हुआ है, तो आप सीधे इसके उत्तर पर आइए। इसके उत्तर के साथ हम लोग मिलते हैं और इसका कालक्रम सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में लिखा गया है। ये 1965 में इसका प्रकाशन हुआ है और गणपति चंद्र गुप्त इसको लिखे हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में रामकुमार वर्मा लिखे हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये 1986 में प्रकाशित हुआ और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसको लिखा है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास ये अनुवादित है, ये 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए। तो आप इसको जान लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव
कब से माना जाता है, यानी शुक्ल जी हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माने हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से यह जो है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव माना है, और ये यूजीसी नेट में 2007 में पूछा गया है यह प्रश्न। अगला यानी 100वां क्वेश्चन है, 100वां प्रश्न है, इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? ये पूछ रहा है कौन नहीं है, बाकी लोग तो थे लेकिन ये कौन नहीं है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बाकी काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में 3 लोगों का नाम आता है, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं, और राम नारायण मिश्र हैं। यानी राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ये तीनों लोग मिल करके नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 101, हिंदी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? इसका सही उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। यानी बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा इन्होंने दिया है। और भी कुछ लोगों की पंक्तियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ एक बालकृष्ण भट्ट की ये पंक्ति तो आप जान ही चुके कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। फिर एक और सबसे महत्वपूर्ण जो पंक्ति अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अंतःकरण की प्रवृत्ति के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की प्रवृत्ति के चित्र का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी नई चाल में ढली, यह एक पंक्ति अक्सर पूछा जाता है, यह किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो आप यहाँ सीधे हम लोग उत्तर पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, इसका उत्तर विकल्प नंबर होगा बी, और इसको सही उत्तर जान लीजिए किस तरह से है, क्या क्या है। इत्सवार दला लित्योत्तर इंदुई हिंदुस्तानी 2 भाग में है, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, 1839 में, 1847 में, और गारसा दत्तासी ने लिखा है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, और हिंदी में लिखा गया ये हिंदी साहित्य का इतिहास, पहला इतिहास है ये, जो 1883 में लिखा गया है। फिर उसके बाद से जो है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी में जॉर्ज गिरसन ने लिखा है। फिर मिस्र बंधु विनोद ने 1913 ईस्वी में लिखा है, मिस्र बंधु विनोद, ये मिस्र बंधुओं ने लिखा है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, फिर इसका से शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और मिस्र बंधु विनोद। ठीक है ना, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, काव्य भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह लिखा है। और भी अगर विस्तार में अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ है भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है, हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, मिस्र बंधु विनोद जो है मिस्र बंधु का है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत। देखिए, अतीत शब्द अगर आ रहा है, हिंदी साहित्य का अतीत अगर आ रहा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, इसको ध्यान रखेंगे। एक एक शब्द आप पकड़िए और इसका सही उत्तर आप जान सकते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। ठीक है, और इसको और भी अगर विस्तार से पढ़ना चाहें तो देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। पहला भाग का प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में, दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1960 ईस्वी में, और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा गया है। यह 1965 में प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक है गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, यह जो है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। तो हिंदी भाषा का विकास जो है 1924 ईस्वी में
लिखा गया, और 1930 ईस्वी में लिखे हैं हिंदी भाषा और साहित्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। 105 नंबर का प्रश्न जो है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। जो पुस्तक का अनुक्रम है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह सही क्रम क्या है, इसका जो है कि हम सीधे इसके उत्तर पर आ जाते हैं। और देखिए इसका सही उत्तर यहाँ आपको मिल जा रहा है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है 1970 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो पहला क्रम ये होगा। इसके बाद दूसरा क्रम आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने लिखा है। तो इस तरह से इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, उसके बाद हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, उसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसके बाद 106 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए यहाँ उत्तर के रूप में स्टार दिया हुआ है, मतलब ये जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया है, लेकिन इसका थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंटिंग है या कोई और कारण है। यहाँ इसको नीचे स्पष्ट किया गया है कि यह इसमें सही चीज़ क्या है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, यानी हिंदी साहित्य के यहाँ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका लिख दिया है, यहाँ इतिहास शब्द जो जोड़ दिया है, इसलिए कन्फ्यूज हो रहा है कि यह सही इसका उत्तर क्या है। लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास इन्हीं का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्हीं का है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इस तरह से ये जो है कि यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है, इसलिए इस पर स्टार लगाया गया है। तो इस तरह से जो है आपका यह 106 प्रश्न आप 2 वीडियो में जान चुके हैं, और केवल 106 प्रश्न नहीं, इसको अगर व्याख्या सहित अगर देख लिया जाए तो लगभग 200 प्रश्नों के आसपास आप यहाँ से अध्ययन कर चुके हैं। और आशा है कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और जो भी आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जो भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, उस परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। मैं ईश्वर से आपके लिए शुभकामना मांगता हूँ। आप अपने पर विश्वास कीजिए, और अगर मेरा कलेक्शन अच्छा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे बल मिले, ताकि मैं और भी उत्साहित होकर के आपके लिए इसी तरह से नया नया कलेक्शन लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हम आप सभी दोस्तों से नमस्कार करते हुए विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप हमारी वीडियो को देखें, आप सभी का बहुत बहुत आभार।